भारतीय रेल के एक इंजीनियरिंग मार्वल यानी कि अंजी खड्ड की तस्वीरें आज आपको दिखाते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अंजी ब्रिज पे और ये भारतीय रेल का पहला केवल केबलों द्वारा निर्मित ब्रिज है। जी हाँ, ये केबल ब्रिज है जिसमें इस तरीके की 96 केबल लगी हुई है। एक पाइलन है जिस पर ये पूरा ब्रिज तैयार किया गया है। कटरा से रियासी का जो मार्ग है उसमें ये पूरा ब्रिज आता है और USBRL यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला को जोड़ने वाली जो रेल लिंक बन रहा है उसमें ये हिस्सा पड़ता है। दरअसल ये USBRL का जो पूरा हिस्सा है इसको जैसे ही देश को समर्पित किया जाएगा उसके बाद सही मायनों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे जुड़ जाएगी और रेल का पूरा सफर होने लगेगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस इंजीनियरिंग मार्वल की, जिसको आप पहले देखें किस तरीके की ज्योग्राफिकल कंडीशंस यहाँ पर है, किस तरीके से ये पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं और उसके बीचों बीच इसे बनाया गया है। क्यों इसको इंजीनियरिंग मार्वल कहा जा रहा है? क्योंकि इसके आसपास के इलाकों को यहाँ से तकरीबन 300-350 किलोमीटर दूर तक इस पूरे रीजन को स्टडी किया गया, कैसी यहाँ की भूकंप की स्थिति है उसको पढ़ा गया और उसके बाद सिस्मिक जोन 5 के हिसाब से इसको तैयार किया गया है, यानी कि भूकंप रोधक इसको बनाया गया है। इसके साथ साथ ये जो आपको केबल नजर आ रहे हैं दरअसल ये 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं को भी झेल सकते हैं और साथ ही क्योंकि ये जम्मू का इलाका है, ये सेंसिटिव इलाका है, ऐसे में अगर कभी किसी तरीके की ब्लास्ट की भी कोशिश यहाँ पर की गई तो ये जो पूरा केबल बना हुआ है, केबल ब्रिज बना हुआ है, ये 40 किलो तक के जो ब्लास्ट है उसको सहने की भी शक्ति रखता है। बेहद महत्वपूर्ण पार्ट है। USBRL के बनने के बाद जैसे कि हमने बताया कश्मीर से कन्याकुमारी सही मायनों में जुड़ जाएगा और इस ब्रिज की खासियत ये भी है कि यहाँ आसपास लोगों के पास कनेक्टिविटी का कोई और साधन नहीं था। अगर जम्मू से कश्मीर भी जाना होता था तो हाईवे के अलावा उनके पास और कोई रूट नहीं था। ऐसे में ये जो पूरा USBRL लिंक बन रहा है जिसमें ये ब्रिज नजर आ रहा है, इस तरीके के 272 किलोमीटर का पूरा ये जो रूट बनाया गया है उसमें इस तरीके के 934 ब्रिजेस है। लेकिन ये ब्रिज खास है क्योंकि ये रेलवे का पहला केबल ब्रिज है और इसके साथ ही जैसे ही ये राष्ट्र को समर्पित हो जाएगा ना केवल जम्मू से कश्मीर की कनेक्टिविटी रेल के माध्यम से हो जाएगी बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी भी रेल के माध्यम से जुड़ जाएगा। भारतीय रेल का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट USBRL यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला की जो ये रेलवे लिंक रोड है उसके अंजी ब्रिज पे इस वक्त हमारी मौजूदगी है। संदीप गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, CAO है। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी अंजी ब्रिज देखने में जितना खूबसूरत है इसके अलावा खासियत क्या है? देखिए, ये इंडियन रेलवे का पहला केबल स्टेड ब्रिज है। तो जब हमने इसकी प्लानिंग की थी तो हमारे कलीग्स को ये विश्वास नहीं था कि ऐसा कोई ब्रिज बन पाएगा जिस पे कि लोडेड फ्रेट ट्रेन भी चलेंगी। हमने इसको चैलेंज को पूरा किया, बनाया, पूरी टेस्टिंग भी कर ली है और बहुत जल्द इसको हम कमीशन सेफ्टी से ओके कराके कमीशन भी करा देंगे। ठीक है सर, आसपास की ज्योग्राफिकल कंडीशंस जब देख रहे हैं, स्टीप दिख रहे हैं, जो माउंटेन्स भी हैं जिन्हें हम देख रहे हैं, कितना मुश्किल था, क्या चैलेंज था और लगातार जब हम खड़े भी हैं तो हवाएं आती जा रही है, तो किस तरीके से प्रिपेयर किया गया है इन एडवर्स कंडीशंस के लिए ब्रिज को? पहली बात तो ये ब्रिज अप्रोचेबल नहीं था। आप देख रहे हैं बड़ी मुश्किल से हमने ये अप्रोच रोड्स बनाई है, पहाड़ों पर खड़ी चढ़ाई है, मतलब स्टीप स्लोप से हिल्स के सड़कें बनाने में एक चैलेंज था इसको मेंटेन करना। फिर आप जैसे देख रहे हैं हवा बहुत तेज है तो ये हवा क्रिटिकल है डिज़ाइन करने के लिए। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है विंड टनल टेस्ट, वो हम लोगों ने RWDA कनाडा में कराया था। फिर हमने उसको वैलिडेट कराया इसमें मिलान पॉलिटेक्निक में। उसके हिसाब से हम लोगों ने इसके ब्रिज को डिज़ाइन किया, प्लस जो कुछ एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर लगाए गए हैं जो मेन मिड स्पैन में जहाँ सबसे हवा आती है, जो हवा को मॉड्यूलेट करने के लिए। प्लस आप इसकी डेक की विड्थ देख रहे हैं, विड्थ भी ज़्यादा है, वो उसी को मैनेज करने के लिए। अच्छा, 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवा चल रही होगी तो ब्रिज को कोई इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 213 किलोमीटर हमारी डिज़ाइन स्पीड है। हाँ। इसके लिए हमने डिज़ाइन किया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 90 km की स्पीड पे हवा चलेगी तो हमें ट्रेन ऑपरेशन रोकना पड़ेगा। अच्छा, तो ट्रेन ऑपरेशन को रोकना पड़ेगा। सर, जिस जोन में हम खड़े हैं जम्मू की खासतौर पर बात करें, सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हमें बताया गया है कि ब्रिज को उसके लिए भी तैयार किया गया है। बिल्कुल, सिक्योरिटी के लिए दो एस्पेक्ट हैं। एक तो इसका जो वॉच एंड वार्ड है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस रहेंगी उसका एक वेल ले डाउन प्लान है, वेल कंसर्न जो अप्रूव्ड है होम मिनिस्ट्री से, वो इन प्लेस है, इट हैज़ बीन देयर। अब आप CCTV कैमरास देख रहे हैं, ये पूरा ब्रिज ऊपर से नीचे तक 24 आवर्स CCTV कैमरा सर्विलेंस में है। जो एक हमारा टनल कंट्रोल रूम है रियासी में, उसमें इसकी पूरी लगातार मॉनिटरिंग होती है। इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता कोई
चलती ट्रेन से कोई एक्सप्लोसिव डाल देता है, करीब 40 TNT तक के ब्लास्ट को ये डेक सस्टेन कर सकता है। इसी तरह से अगर कोई नीचे ब्लास्ट करता है करीब 100 kg TNT का भी, तो मेरे फाउंडेशन को कोई डैमेज नहीं होगा। ठीक है सर, USBRL के पूरे प्रोजेक्ट को आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण मैं अगर कहूँ इस पूरे प्रोजेक्ट में कौन सी टनल या कौन सा ब्रिज आपके लिए रहा? देखिए, चुनौतीपूर्ण अगर देखा जाए तो सभी कुछ चुनौतीपूर्ण था। हम केबल स्टेट ब्रिज को इसको चुनौतीपूर्ण कहते हैं, लेकिन हमने इसको भी पूरा कर लिया। हम चेनाब ब्रिज को कहते हैं, हमने चेनाब ब्रिज भी पूरा कर लिया। एक लॉन्गेस्ट टनल जो इंडिया की जो लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्ट टनल है, टनल नंबर 50 12.77 किलोमीटर, हमने उसको भी पूरा कर लिया सक्सेसफुली। जहाँ हम फंसे वो ऐसी जगह फंसे जिसके बारे में हमने पहले सोचा भी नहीं था। वो था जैसे ही कटरा से निकलते हैं टनल नंबर T33 आती है जो मैथ 3.2 किलोमीटर लॉन्ग है। उसमें एक 400 मीटर विड्थ में मेन बाउंड्री थ्रस्ट क्रॉस करता है। वो थ्रस्ट के एरिया में बहुत ज़्यादा शेयर्ड फ्रैक्चर्ड डोलोमाइट है और पानी में मिला हुआ है। तो वहाँ का स्ट्राटा, जिसको हम टेक्निकली विस्कोइलास्टिक प्लास्टिक मीडियम कहते हैं, वैसा उससे कोई स्टैंड अप टाइम नहीं है। आप समझ लीजिए आप पानी के अंदर टनलिंग करनी है। तो पानी के अंदर टनल करने के दो ही तरीके थे, या तो आप ग्राउंड फ्रीजिंग टेक्निक यूज़ करते जो यूरोप में करते थे, उसके लिए हम लोग इक्विप नहीं है क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स है। नाइट्रोजन गैस जो करते हैं वो बड़ी एब्रेसिव होती है। हमने उसी चीज़ को यूज़ करने के लिए एक नई टेक्निक को ईजाद किया कि हमने उस टनल को कंसोलिडेट किया, एक्सटेंसिव पाइप प्रूफिंग करी, उसमें केमिकल ग्राउंडिंग करी, उसको जमाया, उसको कहते हैं ना पार्शियल तरीके से पार्शियल डिगिंग करी, थोड़ा थोड़ा पार्ट काटते थे, उसको सपोर्ट करते थे, आगे बढ़ते गए। 3 पार्ट में करते थे। पहले हमने हेडिंग करी, फिर बेंचिंग करी, फिर इन्वर्ट किया। ये एक तरीका था। और सबसे बड़ी बात थी कि इसमें हम कोई भी इक्विपमेंट, कोई ब्लास्टिंग नहीं कर सकते। हमें जो इक्विपमेंट यूज़ करना था टनल को माइनिंग करने के लिए, वो वाइब्रेशन इंड्यूस डैमेज ना करे ऐसा चाह, तो हमने रोटरी ड्रम कटर करा। अच्छा। जैसे आप घर में खाना बनाते धीरे धीरे छीलते हैं ना उसको, इट वाज लाइक दिस। तो इट वाज सच ए स्लो एंड पेनफुल प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन हमने सक्सेसफुली उसको 28 अक्टूबर को काम पूरा कर लिया था। 28 अक्टूबर को आपने कंप्लीट कर लिया। अब CRS ही है जो आखिरी इसमें हरी झंडी देंगे, तो उसको कब तक एक्सपेक्ट करें? मैडम 7 और 8 तारीख को CRS इंस्पेक्शन है, तो उसके तुरंत बाद हमको ऑथराइजेशन मिल जाना चाहिए। अभी कल ही हम लोगों ने फुल स्केल ट्रायल किया था, एक प्रॉपर इलेक्ट्रिकल लोको के साथ। LHB रेक था। हम लोग बनियाल से हमने कटरा तक का 75 kmph पे ट्रायल किया था। तो ठीक है, बस 7 और 8 को CRS की जो इंक्वायरी है वहाँ से हरी झंडी मिलने के बाद देश को समर्पित हो जाने की के लिए तैयार हो जाएगी USBRL की जो ये पूरी रेल लिंक लाइन है। और सही मायनों में तब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जो है वो रेल लिंक रेल के माध्यम से जुड़ जाएगा। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक में एक ऐसा टनल भी था जो कि बनना तो शुरू हुआ 2003 से, पर पूरा हुआ 2024 में। इस टनल को पहले T1 कहा जाता था, फिर इसे कहा जाने लगा T33। उसी टनल के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। ये T33 टनल है। USBRL का जो रूट है उसमें ये पड़ता है। कटरा से रियासी तक की जो लिंक है, जो पैच है, उसके बीच में ये है। और पहले तो आप बाहर देखिए कि किस तरीके के पहाड़ पे ये लिंक जो है वो बना हुआ है, ये टनल जो है बना हुआ है। और इसको देखकर थोड़ा आपको ये समझ आ जाएगा कि क्यों इसको बनने में इतना समय लगा। दरअसल अगर बात की जाए इस टनल की, तो ये टनल जब बनना शुरू हुआ तो 1 किलोमीटर के तकरीबन ये जब बन गया था, उसके बाद 2017 में हुआ ये कि जैसे ही इस टनल के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगे तो यहाँ से पानी लगातार जो पानी था वो बहने लगा, और इतना तेज बहने लगा कि इस पे काम करने लायक स्थिति नहीं रही। यहाँ पर इसको पूरे टनल को बंद कर दिया गया। 3 साल के लिए यहाँ पर काम को बंद किया गया। 2 साल बाद 2017 के बाद एक विदेशी कंपनी को सोचा गया कि इसका दिया जाए कि वो किस तरीके से इससे काम करते हैं, क्योंकि अब केवल टनल बनाने का काम नहीं था, अब काम था कि पानी के अंदर टनल को बनाना है, क्योंकि पानी कैसे भी नहीं रुक रहा था। लेकिन उसके बाद खुद भारतीय रेल की तरफ से एक कंसल्टिंग अथॉरिटी को साथ में रखकर इसका काम शुरू किया गया। अब जो आप ये दीवारें देख रहे हैं, ये कई लेयर के बाद की दीवारें हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि एग शेप में, यानी अंडे के स्वरूप में जो टनल होती है, वो उस तरीके से ये टनल का भी फेज था, जिसको 3 हिस्सों में बांटा गया। ऊपर का 65% का जो हिस्सा था उसको कहा गया हेडर, और उसमें पाइप के माध्यम से कुछ इस तरीके के केमिकल्स को फिल किया गया, जो जैसे ही ऊपर जाते थे फोम का रूप ले लेते थे और वो चिपक जाते थे और पानी के रिसाव को रोक देते थे। और इसी तरीके से धीरे 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 करके इस टनल के काम को दोबारा शुरू किया गया। अब ये टनल जो है बनकर तैयार है। एक 17 किलोमीटर का
स्ट्रेच है जिसमें ये टनल भी है, अंजी का जो ब्रिज है वो भी है। इस पर अभी सीआरएस जो है उसकी इंक्वायरी होना बाकी है, उसका जो सर्वे है होना बाकी है, लेकिन बड़ी विषम परिस्थितियों के बाद इस टनल को तैयार किया गया है। और ये टनल सबसे मुश्किल टनल रहा है इस प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए। जब यहाँ के एक्सपर्ट से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ें हमें मुश्किल लग रही थी वो इस प्रोजेक्ट के दौरान फिर भी आसानी से हो गई, चाहे वो देश और दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज चिनाब की बात की जाए, भारत के पहले केबल ब्रिज की बात की जाए, वो तमाम चीज़ें आसानी से हो गई। लेकिन एक टनल जो 3.5 किलोमीटर लंबी थी उसको बनाने में सबसे ज़्यादा समय लग गया। और उसका कारण ये था कि जैसे हमने आपको बाहर दिखाया था कि जो पहाड़ जिस पे इसको बनाया गया है वो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मटेरियल है उस तरीके के मटेरियल से बना हुआ था, चूरा चूरा, जिसमें पानी मिलते ही जैसे ही उस पर हाथ लगता था पानी जो था वो बहने लगता था। लेकिन इस टनल को तैयार किया गया है ड्राई ड्रेन मेथड से, यानी कि टनल आपको पूरी सूखी नजर आ रही है और पानी की निकासी का जो इंतजाम है वो बाहर से किया गया है। लेकिन जैसे कि हम पर्वतीय क्षेत्र में हैं, वैष्णो देवी माँ का मंदिर भी आसपास है, ऐसे में आस्था से जुड़ा केंद्र यहाँ पर भी आपको नजर आता है। टनल की शुरुआत में एक छोटा सा मंदिर है, जाहिर तौर पर टनल के काम की शुरुआत इस जो मंदिर है माँ काली का, उनके आशीर्वाद के साथ ही यहाँ पर भी शुरू किया गया होगा। बहरहाल जब प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो ड्राई टनल इसको बनाया गया है, ड्राई ड्रेन टनल इसको बनाया गया है, यानी कि जो पूरी टनल है वो पूरी तरीके से सूखी है। लेकिन आवाज़ अगर आपको आ रही है तो आसपास से निकासी का पूरा यहाँ पर पानी का रूट बनाया गया है ताकि पानी जो है वो साइड से निकलता रहे। और इस टनल के बनने के बाद अब ये पूरा रूट जो है ये तैयार हो गया है। 7-8 तारीख को जो सीआरएस है वो यहाँ पर आएंगे, उनके अगर कोई सजेशंस होंगे तो वो सजेशंस देंगे, उनको साथ में कंप्लाई किया जाएगा। और उसके बाद देश को समर्पित करने के लिए ये पूरा USBRL यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक लाइन, जो कि जम्मू को तो कश्मीर के साथ जोड़ेगी ही बल्कि कश्मीर के साथ रेस्ट ऑफ द इंडिया, खास तौर पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक को रेलवे लाइन के माध्यम से जोड़ेगी। देश को मिल रहा है 69वां रेल का डिवीजन। इस वक्त हमारे साथ नॉर्दर्न रेलवे से CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय जी मौजूद हैं। सर, ये 69वां डिवीजन जो मिल रहा है, क्या इसके मायने हैं और क्या इससे फायदे हैं? देखिए, इसके मायने ये हैं कि ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। ये जो डिवीज़न नया बन रहा है ये कश्मीर के, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के एक पूरे एरिया को सर्व करेगा। ये टोटल डिवीज़न की रूट किलोमीटर करीब 750 है, जिसमें से 400 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में पड़ता है, 150 किलोमीटर हिमाचल में पड़ता है, 150 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा एरिया पंजाब का भी पड़ता है। तो ये जो रिमोट एरिया एक तरीके से भारत का माना जाएगा, उत्तर का क्षेत्र है, मतलब नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है उसको ये सेवित करेगा। अच्छा, ये नया डिवीज़न स्थापित होने से जम्मू में कंट्रोल ऑफिस स्थापित होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप स्थापित होगा, मैनेजेरियल सेटअप स्थापित होगा, प्रबंधन वहाँ से होगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम पैसेंजर सर्विसेज, यात्री सुविधाओं का विकास कर सकेंगे अच्छे तरीके से, ट्रेन ऑपरेशन, गाड़ियों का परिचालन अच्छे तरीके से कर सकेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में जो हमें करने हैं अभी और तेज़ी आएगी। साथ ही साथ इस क्षेत्र के लोगों के लिए रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे, नए अवसर जनरेट होंगे, उत्पन्न होंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जम्मू कश्मीर या हिमाचल या इस क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए अच्छी तरह अगर हम ट्रेन मैनेजमेंट कर सकेंगे तो लोगों के लिए आना और सुविधाजनक होगा। घाटी में, कश्मीर में माल का आना, मालगाड़ी के माध्यम से जो कार्गो है उसका आना और बढ़ेगा, आवक बढ़ेगी। कश्मीर से जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे सेब है, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको सस्ते दरों पर हम भारत के और क्षेत्रों में भेज सकते हैं। तो कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सामान, सीमेंट है, सरिया है, खाद है, अनाज है, ये सब सस्ते दरों पर पहुंचेंगे। कश्मीर से जो सेब है, ड्राई फ्रूट्स हैं और जो भी प्रोडक्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, ये आराम से सस्ते दरों पर भारत के और क्षेत्रों में पहुंचेंगे। तो इससे पूरे भारत के क्षेत्र के लोगों के लिए, हर तरफ के लोगों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन होगी इस क्षेत्र डिवीज़न के बनने से। सर, इस डिवीज़न की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर या हिमाचल के से जो ये बॉर्डर लाइन एरियाज़ हैं वो भी इस डिवीज़न में आएंगे, क्योंकि काफ़ी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रेलवे के इन तमाम जगहों पर है। हम USBRL की भी अगर बात करें तो ये भी इस डिवीज़न में कवर होंगे। जी, USBRL पूरी तरह इसी डिवीज़न में आएगा। और जो भी आने वाले प्रोजेक्ट हैं, जैसे मनाली वाली जो लाइन हमारी लेह मनाली लाइन बननी है, या अगर USBRL का भविष्य में विस्तार करने की योजना होती है, तो सब इसी क्षेत्र डिवीज़न के क्षेत्र के ही
जुरिडिक्शन में आएंगे। ठीक है, और जाहिर तौर पर जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए रोजगार के अवसरों के साथ साथ उनके जो व्यापार है उनको भी इससे मदद मिलेगी, और इसीलिए बेहद खास है नॉर्दर्न रेलवे को ये 6ठा डिवीजन मिलना।